सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन, अपने तकनीकी सहयोगी रवि चौधरी के साथ। पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाश गंगाओं का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद हमें सौरमंडल उसकी उत्पत्ति के संबंध में सीखना था। आज का हमारा प्रकरण है सौरमंडल। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला है एक तारक सिद्धांत, दूसरा है द्वितारक सिद्धांत, तीसरा है सुपरनोवा थ्योरी, चौथा है बिग बैंग सिद्धांत। इन चारों में से बिग बैंग सिद्धांत को ही हम प्रमुखता देते हैं, उसी को प्रमाणिक मानते हैं और उसी के आधार पर हम अपने सौरमंडल का अध्ययन करते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे ये आपका सूर्य है, उसके बाद बाहर की तरफ जाते हुए क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 8 ग्रह। 8 के अलावा एक और भी था जिसे यम, कुबेर या प्लूटो के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसे वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बाहर कर दिया ग्रह की श्रेणी से। क्यों? क्योंकि वह अपनी कक्षा के साथ साथ वरुण की कक्षा में अतिक्रमण कर रहा था। सौरमंडल में ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम कुछ इकाइयों का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक इकाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई होती क्या है ये जानना जरूरी है। खगोलीय इकाई उसे कहते हैं जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई बराबर 93 मिलियन मील, अर्थात 93 अरब किलोमीटर। इसके साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के लिए हम लाइट ईयर का उपयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष। उसके बाद पृथ्वी पर दूरी को मापने के लिए 2 तरह की इकाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं। पहली है नॉटिकल मील, जो स्थल से समुद्र के बीच की दूरी मापी जाती है। दूसरा है मील, जो स्थल पर दूरी मापी जाती है। आपके इस सौरमंडल में चित्र में आप देखें, हर ग्रह अपने केंद्र पर, अपने एक्सिस पर लगभग एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपने एक्सिस पर, अपने केंद्र पर क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। ये आपको दिशा दिखा रहे हैं कि किस दिशा में कौन सा ग्रह घूम रहा है। बुध को आप देखें, वो अपने एक्सिस पर, केंद्र पर एंटी क्लॉकवाइज। शुक्र अपने केंद्र पर क्लॉकवाइज घूमता है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। मंगल एंटी क्लॉकवाइज। बृहस्पति एंटी क्लॉकवाइज। शनि एंटी क्लॉकवाइज। अरुण अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमता है और वरुण अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये सभी ग्रह 2 को छोड़कर शुक्र और अरुण अपने केंद्र पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा सौरमंडल, सूर्य को छोड़कर उसके सभी ग्रह, उसके सभी उपग्रह सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं। ग्रहों के आकार को यदि आप देखें तो सूर्य से बाहर की तरफ जाते हुए क्रमशः ग्रहों का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बृहस्पति के बाद बाहर की तरफ जाते हुए क्रमशः ग्रहों का आकार घटता जा रहा है। इस क्रम में आप देखें, बुध सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा शुक्र है, फिर उससे बड़ा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल के आकार को, आकृति के हिसाब से आप देखें तो छोटा लग रहा है। उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा शनि है, फिर अरुण उससे भी छोटा है, और वरुण अरुण से थोड़ा बड़ा हो गया है। इन ग्रहों के क्रम में 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्रम अनुसार उनका द्रव्यमान या मास कम हुआ गया है, जैसे कि एक मंगल और दूसरा अरुण। इन दोनों का द्रव्यमान कम क्यों है, यह भी हम अभी सीखेंगे। इन सभी ग्रहों में बुध और शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश बुध और शुक्र की सतह से परावर्तित होकर पृथ्वी पर दिखाई देता है। हम पृथ्वीवासी इसको सूर्योदय के पहले
पूरब दिशा में और सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में चमकता हुआ देख सकते हैं। पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, हरा ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन अंतरिक्ष से यदि आप देखें तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? पृथ्वी पर जल की अधिकता है। सूर्य के प्रकाश से जल जलवाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वह प्रकीर्णित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। प्रकाश के 7 रंगों में से नीले रंग का प्रकीर्णन या बिखराव सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि बाहर से, अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर नीला दिखाई देता है, लेकिन यदि पृथ्वी से हम बाहर की तरफ देखें तो आसमान का रंग भी नीला दिखाई देता है, जिसका यही कारण है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर ऑक्साइड की अधिकता है। बृहस्पति पर लाल धब्बे पाए जाते हैं क्योंकि इसमें भी ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड। शनि का कोई रंग नहीं। क्यों? क्योंकि शनि एक गैसीय ग्रह है। इसमें प्रकाश जाता तो है लेकिन वापस नहीं आ पाता, और जब तक प्रकाश किसी सतह से टकराकर आपकी आंखों तक वापस नहीं आएगा तब तक उसके आकार या उसके रंग का ज्ञान आपको नहीं हो पाएगा। अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिकता ज़्यादा है, और वरुण को भी हरा ग्रह कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह अपने ऑर्बिट पर, अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाते हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। इसमें आप देखें, बुध सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र 224.7 दिन का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। पृथ्वी 365.2 दिन का समय लगाती है। मंगल 1.88 वर्ष का समय लेता है। बृहस्पति 11.86 वर्ष का समय लगाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। शनि 29.46 वर्ष का समय लगाता है। अरुण 84 वर्ष का समय लेता है और वरुण 164.8 वर्ष का समय लगाता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। इसी तरह यदि इन सभी ग्रहों की घूर्णन अवधि देखी जाए, अपने एक्सिस पर इनके घूमने का समय देखा जाए, तो बुध अपने एक्सिस पर, अपने केंद्र पर एक बार घूमने में 58 दिन 15 घंटे 36 मिनट का समय लगाता है। शुक्र 243 दिन का समय, 243 दिन में शुक्र अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। मंगल 24 घंटा 37 मिनट में। बृहस्पति 9 घंटा 56 मिनट में। शनि 10 घंटा 40 मिनट में। अरुण 16 घंटे में अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करता है और वरुण 18 घंटे में। इसके बाद यदि इन सभी ग्रहों की अपने ऑर्बिट पर चलने की गति, अपने कक्षा में चलने की गति देखी जाए तो सबसे अधिक तीव्र बुध चलता है, जो एकदम सूर्य के पास है। उसकी गति 47.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड अपने ऑर्बिट पर है, जो सूर्य के एक चक्कर लगाने में इतनी तीव्र गति से चल रहा है। उसके बाद शुक्र है, जो 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अपने ऑर्बिट पर चल रहा है। पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रही है। मंगल 24.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से सूर्य का एक चक्कर लगा रहा है। बृहस्पति 13.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अपने ऑर्बिट पर। शनि 9.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। अरुण 6.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से और वरुण 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। इन सभी में बुध जो सबसे पास है बहुत तेज चल रहा है और वरुण जो सबसे दूर है वो उसकी गति बहुत धीमी है। यदि इन सभी ग्रहों के तापमान को देखें तो बुध सूर्य के सबसे पास है, सबसे अधिक सूर्यातप मिलता है, इसलिए वो दिन में 390 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और रात में -170 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। शुक्र जो पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह है, इसका तापमान +475 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी का तापमान +22 डिग्री सेल्सियस, ये इसका औसत ताप है। मंगल का तापमान कम है, ये -23 डिग्री सेल्सियस, यानी पृथ्वी के बाद से ग्रहों का तापमान क्रमशः घट रहा है। बृहस्पति -123 डिग्री सेल्सियस।
शनि -180 डिग्री सेल्सियस, अरुण -218 डिग्री सेल्सियस, वरुण -228 डिग्री सेल्सियस। आपके सौरमंडल में बुध और शुक्र को इन्फीरियर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि को पृथ्वी से नग्न आँखों से देखा जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि आप बताइए पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, जबकि शनि तक आप उनको देख सकते हैं। यदि हम गिनती करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से देखे जा सकते हैं, लेकिन यह उत्तर गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के निवासी हैं। पृथ्वी से खड़े होकर हम शुक्र को, बुध को देख सकते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि को देख सकते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसलिए यहाँ इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3, 4 और 5। पृथ्वी से देखे जाने वाले ग्रहों की संख्या 5 होगी। हमने कुछ देर पहले देखा था कि द्रव्यमान को यदि आप देखें सूर्य से बाहर की तरफ जाते हुए, तो पहले सबसे छोटा ग्रह, फिर उससे बड़ा, फिर धीरे धीरे द्रव्यमान बढ़ रहा है, लेकिन मंगल का द्रव्यमान कम हो गया था। उसी तरह से बृहस्पति के बाद बाहर जाते हुए धीरे धीरे द्रव्यमान कम होना था, लेकिन अरुण का द्रव्यमान ज़्यादा कम हो गया वरुण से। इसका कारण ये है कि इन ग्रहों, उपग्रहों या हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय मंगल का कुछ भाग उससे बाहर निकल गया। बाहर क्यों निकला? क्योंकि उसके पास से बहुत बड़े द्रव्यमान का ग्रह बृहस्पति गुजर रहा था, जिसके कारण से इसका कुछ मलबा बाहर निकला। लेकिन जब तक वह बृहस्पति तक पहुंचता, उससे पहले ही बृहस्पति अपने पथ पर आगे निकल गया, जिससे मंगल का निकला हुआ मलबा बृहस्पति और मंगल के बीच में ही चक्कर लगाने लगा, जिसको हम क्षुद्र ग्रहों के नाम से या क्षुद्र ग्रहों की पेटी के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है, जो इन्हीं सभी ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में से जब कोई पिंड अपने कक्षा से बाहर निकलता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो उसे उल्का कहते हैं। और यह या तो बृहस्पति की तरफ जाएंगे, बृहस्पति से टकराएंगे, या फिर मंगल की तरफ आएंगे, मंगल से टकराएंगे, या बृहस्पति नहीं मिला तो जाके शनि से टकराएंगे। लेकिन शनि भी यदि अपने पथ पर आगे निकल गया है और नहीं मिल रहा है, तो फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे। यदि यहाँ से क्षुद्र ग्रहों में से कोई पिंड पृथ्वी की ओर आया, तो सबसे पहले तो बृहस्पति से मंगल से टकराएगा। यदि मंगल अपने पथ पर आगे निकल गया है, तो वह पृथ्वी की तरफ आएगा, और पृथ्वी के चारों ओर उसी के साथ उसका एक उपग्रह, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, चक्कर लगा रहा है और उसी से आकर टकराते हैं। यदि चंद्रमा से भी उनकी मुलाकात ना हुई तो वह पृथ्वी से टकराएंगे। यदि संयोग से चंद्रमा और पृथ्वी दोनों से मुलाकात ना हुई तो वह आकर शुक्र से टकराते हैं। यदि संयोग से शुक्र भी अपने पथ पर आगे निकल गया है, तो फिर बुध से टकराने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वह आकार में सबसे ज़्यादा छोटा है और उसकी गति इतनी तेज है कि उससे कुछ टकरा ही नहीं सकता। फिर वही भटके हुए आकाशीय पिंड सूर्य की तरफ आते हैं, और सूर्य जलता हुआ आग का गोला है, उसकी तापमान से, उसके गर्मी से वह जलने लगते हैं और पुच्छल तारे के रूप में हमको दिखाई देते हैं। सौरमंडल की सामान्य जानकारी के बाद अब आपसे कुछ प्रश्न करना है, जिसका जवाब आपसे अपेक्षित है। आप ही देखकर बताइए चित्र में कि सौरमंडल से बाहर जाते समय पांचवा ग्रह कौन सा होगा। आप गिनकर बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पांचवें ग्रह को आप देखकर भी बता सकते हैं, क्योंकि वो द्रव्यमान में भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सूर्य से बाहर जाते समय पांचवा ग्रह आपका होगा बृहस्पति। दूसरा प्रश्न, सूर्य से बाहर जाते हुए द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे मध्य का ग्रह कौन सा है।
तो यदि आप देखें तो इन सभी ग्रहों में बृहस्पति का ही द्रव्यमान सबसे अधिक है, जबकि वो ठीक बीच का ग्रह नहीं है, क्योंकि ग्रहों की संख्या 8 है और 8 में यदि आप यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 और इसके बाद 1 2 3 ही बचते हैं। लेकिन यहाँ भी द्रव्यमान मायने रखता है। द्रव्यमान की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बृहस्पति को ही मध्य का ग्रह माना जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने केंद्र पर सबसे तीव्र गति से घूम रहा है, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उनकी घूर्णन अवधि में सबसे कम किसका है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अपने केंद्र पर 9 घंटे 56 मिनट में ही घूम जा रहा है। अब आप बताइए कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका 1 वर्ष छोटा है उसके 1 दिन से। ये तालिका में आप ध्यान दें, शुक्र को तो इसकी कक्षीय अवधि यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको 224.7 दिन लगते हैं, यानी ये उसका 1 वर्ष है। और उसकी घूर्णन अवधि 243 दिन की है, जो उसका 1 दिन है। यानी शुक्र वह ग्रह है जिसका 1 वर्ष छोटा है उसके 1 दिन से। हमारे सौरमंडल में हमारा अपना ग्रह पृथ्वी जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। अब एक प्रश्न आपसे है जिसका जवाब आपको देना है। आप सोच कर बताइए कि यदि आप उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं तो आपके हिसाब से पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं तो आप सोच के बताइए कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या क्लॉकवाइज घूमेगी। हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।